हाँ तो बच्चों, आज आप लोगों को बताया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। आज श्यामपट ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, इसलिए कि मार्कर लोकल दुकानों में ख़त्म हो चुका है, इंक भी नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो आज से चाक से पढ़ाई होगी और मैं देखा हूँ मार्कर से बेटर क्वालिटी चाक में आ रही है। तो शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लें। इलेक्ट्रिक डाइपोल परिमाण में समान तथा विपरीत आवेश। परिमाण में समान तथा विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों। अल्पतम दूरी पर रखे हों तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान, जैसे कोई चार्ज है, आवेश है, ये मान लीजिए आवेश है प्लस क्यू, और यहां पर एक और आवेश है, यह है माइनस क्यू। दोनों का परिमाण बराबर है। परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश, क्यू और क्यू, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, और एक अल्पतम दूरी पर रखे हों। इनके बीच की दूरी को हमेशा लिखते हैं 2l। हमेशा लिखेंगे 2l, इसलिए 2l लिखते हैं कि आगे कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हाफ करना पड़ता है, और हाफ करेंगे तो l और l का बंटवारा हो जाता है। परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों तो इस तरह की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये ध्यान देना है, परिभाषा इसकी हो गई है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे NaCl, HCl, H2O, CO2, AgNO3, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी समझिए, कैसे एग्जाम्पल है। NaCl, अब जानते हैं Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज। एटम जो Na का है, Na और Cl दो हैं, तो ऐसे एटम है Na का, और ये Na में एक निकल गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और Cl में एक चला गया होगा, एक और बढ़ गया है 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी जो रेडियस होगी ये छोटी होगी, और इसकी रेडियस होगी वो बड़ी होगी। ये Na है, Na, और ये है Cl, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। परिमाण में समान है परंतु विपरीत आवेश है। जब इन दोनों को पास में लाते हैं
कूलाम फोर्स लगेगा ना, लगेगा, प्लस और माइनस खींचेगा, तो ऐसे बनेगा ये, इन दोनों का सरफेस आकर के ऐसे मिलेगा, ये ऐसे। इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको। चार्ज तो रहता है सरफेस पे रहेगा कक्षाओं में, लेकिन माना जाता है कि उसके सेंटर पे उसका लोकेशन होता है। तो इस तरह से ये बना, और इसको बोलेंगे Na, और ये हो गया Cl। ये बनाया वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब अब समझ में आया होगा आपको, Na प्लस Cl माइनस। जब Na और Cl आपस में मिलेंगे ऐसे, तो दोनों का सरफेस ऐसे टच कर जाएगा, और जब टच कर जाएगा इन दोनों का सरफेस, तो ये स्ट्रांग फोर्स से जुड़ेंगे ऐसे, और जब जुड़ जाएंगे तो इसमें से किसी एक को उठाएंगे तो दोनों उठ जाएगा। अब ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, हर पॉइंट्स को लिख नहीं सकते हैं, इसको ध्यान याद भी रखिए। अगर पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव पर कितना चार्ज होता है, अगर कहा जाए NaCl का जो वैद्युत द्विध्रुव है इस पर कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे कि ये न्यूट्रल होता है। देखिए जितने प्लस है उतने माइनस है, तो क्या कहेंगे, न्यूट्रल होता है। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। चाहे एक पर +3 का कूलाम हो, एक पर -3 कूलाम हो, प्लस और माइनस जब मिलेगा तो योग क्या हो जाएगा, 0। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। चाहे तो नोट कर सकते हैं आप कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश रहित होता है, या उदासीन होता है, या न्यूट्रल होता है। अब आ जाए प्रश्न, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? क्या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उत्पन्न करता है? तो प्रश्न क्या होगा, हाँ करता है। दो चीजें ध्यान दीजिए, क्या वैद्युत द्विध्रुव का आवेश होता है? वैद्युत द्विध्रुव का अपना कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और क्या वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो हाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कैसे, उदासीन होकर के कैसे? ध्यान दीजिए, करता है। क्यों करता है, इसी एग्जाम्पल से समझिए। ये जो हमारा Na है, इस Na का जो प्लस है वो इसके सेंटर पर यहां पर लोकेट करेगा, और Cl का यहां पर लोकेट करेगा। टोटल चार्ज यहां पर होगा, यहां है प्लस और यहां है माइनस। और आप जानते हैं कि ये चार्ज जो होता है, एक चार्ज अगर स्थिर है तो क्या जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके कारण आपको बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा या फार्मूला, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इससे इसके एक प्लस है, इससे स्मॉल r दूरी पर जहां मर्जी हो वहां निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके कारण भी निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये टोटल, ये अगर डाइपोल को देखा जाए, वैद्युत द्विध्रुव को देखा जाए, तो टोटल का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन यह न्यूट्रल होते हुए भी यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों का लोकेशन या उनका सेंटर ऑफ चार्ज जो होता है, सेंटर ऑफ मास से चार्ज कर लीजिए, चार्ज जो होता है वो अलग अलग पॉइंट पर लोकेट होता है। इसीलिए हर दोनों पॉइंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए फ्री होते हैं। अच्छा, अब एक वर्ड आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नोट करें इसको भी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम लोग अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब वैद्युत द्विध्रुव को अक्सर ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर लिख देंगे -q और यहाँ पर लिख देंगे +q और इनके बीच की दूरी लिख देंगे 2l। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों तो इस तरह की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण जब लेंगे तो -q होगा, वो भी +q होगा, वो भी +q। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितनी है? 2l। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से व्यक्त करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया P बराबर Q × 2l, इसमें देखिए P का नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख दीजिए नीचे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखिए क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर या कैपिटल C स्मॉल m, इसे बोलते हैं कूलाम मीटर। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। बीमी सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव P का बीमी सूत्र Q बराबर होता है IT। I की विमा A, समय की विमा T और दूरी की विमा L। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, m है नहीं, m के पास L T A। ये कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र। एक पॉइंट और नोट करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक
सदिश राशि है, सदिश सदिश राशि है। इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऐसे अगर यह प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, P वेक्टर P, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L, ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर P बराबर Q डॉट 2L, और इसकी दिशा हमेशा माइनस Q आवेश से धन Q आवेश की ओर होती है। ये कहलाता है इसका वेक्टर फॉर्म के रूप में, वेक्टर के रूप में कर सकते हैं इसको। रहा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर कितने चार्ज होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। हमने अभी कहा कि वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश नेट चार्ज 0 होता है, होगा भी, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0, अन्य उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। NaCl नमक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि नमक के डिब्बे में क्या वैद्युत क्षेत्र होता है, ध्यान सुन, छोटा है। एग्जाम्पल्स और प्रश्न बहुत तगड़े बनते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि नमक के डिब्बे में या नमक के डिब्बे का कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, या उसमें वैद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है, तो उत्तर क्या रहेगा, नहीं, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। अभी मैंने बताया कि हर एक NaCl वैद्युत द्विध्रुव है, उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। और फिर मैं पूछा गया प्रश्न कि नमक के डब्बे में रखा गया नमक का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो मैं कह रहा हूं फिर 0 होता है। ये समझ में नहीं आता, तो समझिए इस बात को, इसको समझाने के लिए देखिए, अगर नमक के डिब्बे में एक वैद्युत द्विध्रुव तो है नहीं, उसमें तो मिलियंस थाउजेंड मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र होता है, और अगर वैद्युत क्षेत्र एक का मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो दूसरे जो नमक का मॉलिक्यूल है उसका उसके विपरीत होगा। तो अगर कोई ऊपर है तो एक क्या होगा, नीचे होगा, कोई इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट होगा। इसीलिए टोटल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि नमक के डब्बे में रखे नमक का कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन एक अगर NaCl होगा, केवल एक NaCl, तो उसका वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, उसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। कितना होता है उसको हम निकालेंगे, देखा जाएगा कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखिए, दो चीजें वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके निकाला जाता है। वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो उसको पढ़ने के लिए पहले 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। 2 अक्षों पर निकालते हैं, एक होता है अक्षीय अक्ष, और एक होता है निरक्षीय अक्ष। पहले समझ लीजिए फिर बताते हैं अक्षीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष क्या होता है। अक्षीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। इसमें अगर कोई एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, इस तरह से कोई लाइन है ऐसे, और इस लाइन के पैरेलल
इस लाइन के पैरेलल अगर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ऐसे इस तरह से, एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आप देख रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल समानांतर रखा गया है। अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी रेखा के समानांतर रखा हो तो उस रेखा को कहेंगे अक्षीय अक्ष। कौन सा अक्ष कहेंगे? अक्षीय अक्ष। अगर कोई रेखा ऐसे खींची हुई है, इस रेखा के परपेंडिकुलर ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ऐसे डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। अगर ये इस रेखा के लंबवत है तब यह रेखा कहलाएगी निरक्षीय अक्ष। निरक्षीय अक्ष, ध्यान देना है, अक्षीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष। अक्षीय अक्ष का मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के समांतर हो तो अक्षीय अक्ष, जब वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबवत हो तो रेखा क्या कहलाएगी? निरक्षीय अक्ष। अब हम अक्षीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष दोनों पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो अब हम वो देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम बताएंगे अक्षीय अक्ष क्या होता है। ये जो हमारी एक लाइन खींची हुई है, ऐसे अक्ष है, ये अनंत तक है, ये अनंत तक। तो इस पर एक इसी लाइन के पैरेलल एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू को रखा गया है। तो ये कौन सा अक्ष कहलाएगा? अक्षीय अक्ष। इस अक्षीय अक्ष के किसी भी पॉइंट पर हमें निकालना हो, कहीं पर भी निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निकालने का फार्मूला देखिए कैसे होता है। तो हम जानते हैं दो, हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है, एक टोटल लंबाई कितनी होती है? 2l, पूरा लंबाई है 2l। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक AB के बीच की दूरी कितनी है? 2l। इसका जो सेंटर है, वैद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर है, इस सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, इस सेंटर से स्मॉल r दूरी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पॉइंट पर, बिंदु P पर, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर। अच्छा, एक पूरा 2l है तो आधा यह l होगा, इधर भी l होगा और इधर भी l होगा। तो अगर हमें बिंदु B से P की दूरी निकालनी हो, बिंदु B से P, यहाँ पर सेंटर जो है, इस सेंटर को मान लेते हैं O मान लें। इस सेंटर O से, ओरिजिन से हमें O से B की दूरी है l, अब B से P की दूरी निकालनी है, और O से P की दूरी है R, तो R में से l निकाल देंगे तो हो जाएगा R माइनस l। और बिंदु A से जो दूरी होगी यह कितनी होगी? R प्लस l। अगर इतना समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, ये हमारा अक्षीय अक्ष है। अक्षीय अक्ष के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, इसका सेंटर है O, ये पूरी लंबाई 2l, तो A से O की दूरी होगी l, O से B की दूरी होगी l। मान लिया सेंटर से वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय अक्ष के किसी बिंदु पर एक बिंदु है P, इस बिंदु P की दूरी है r, इसलिए B से दूरी होगी r माइनस l, A से दूरी होगी r प्लस l। दो लाइन लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर लिख दीजिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB अक्षीय अक्ष की स्थिति में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम EV कर दे रहे हैं। EV बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EV बराबर फार्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान, यहां से यहां की दूरी r माइनस एल है तो लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन एक प्लस है और कल मैं बताया था अगर धन आवेश हो तो उसकी डायरेक्शन बिंदु P की ओर होती, यानी BP दिशा में, इस साइड में होगी, इधर ऐसे होगी। इसको लिखेंगे EV, ब्रैकेट में यहां लिख दीजिएगा ऐसे EV, सॉरी किस दिशा में होगी, BP दिशा में। BP लिख करके ऊपर वेक्टर BP दिशा में, इस प्लस Q के कारण निकल गया। अब निकालिए माइनस Q के कारण, तो लिखेंगे, यहां से लिख रहे हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको EA कर दे रहे हैं। EA बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे, इस माइनस Q से जो दूरी है R प्लस L है, R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन AP दिशा में, AP दिशा में, इस बिंदु P पर, सॉरी उल्टा बोल दिए, AP दिशा नहीं होगा, ये माइनस Q है, तो माइनस Q जो होता है बिंदु P से आवेश की ओर होता है PA दिशा में, PA दिशा में, PA दिशा में। प्लस के कारण होगा, प्लस से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस ओर होता है, और माइनस आवेश के कारण जिस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां से माइनस Q आवेश की ओर होता है, इस साइड में होगा EA। अब EB बड़ा है कि EA बड़ा है, देखिए AR माइनस L छोटा है तो EB बड़ा होगा, R प्लस L बड़ा है तो EA छोटा होगा, तो EB बड़ा है EA छोटा है, तो परिणामी अगर निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EB माइनस EA। क्यों हमने घटाया? क्योंकि EB बड़ा है और EA छोटा है। वेक्टर क्वांटिटी में जब दो विपरीत दिशा में वेक्टर होते हैं तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटा देते हैं, तो यह हो जाएगा E बराबर EB। देखिए अभी हमने EB का मान कितना लिखा था, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस EA की वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन भी लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे डायरेक्शन, बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो बड़ा इधर है, किस दिशा में होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता BP दिशा में, लिख देंगे ऐसे BP
दिशा में। अब आइए देखिए, E इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है E इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बस अलजबरा है, बहुत इत्मीनान से देखिए। E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर तो R माइनस L का होल स्क्वायर। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए R माइनस L और R प्लस L, इन दोनों का एक कई बार कर दे रहे हैं होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, एक बार इसको लिखा एक बार इसको लिखा, इन दोनों का होल स्क्वायर। ये देखिए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0। ए दोनों को ए प्लस बी और ए माइनस बी तो पहले जोड़ रहे हैं, R प्लस L अब प्लस R माइनस L जोड़ दिया और घटा रहे हैं, देखिए R प्लस L माइनस R प्लस L, और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें L कटेगा और इसमें R कटेगा, तो आगे आए E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0, R और R मिलकर के Q है, Q छूट जा रहा है, R मिलकर के 2R, L मिलकर के 2L, नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 2R इंटू Q इंटू 2L अपान Q को 2L के साथ कर दिया और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर मिटा दिया जा, जगह कम है, सैंपल छोटा है, तो इसका प्रयोग किया जाए। अब देखिए आपको बताया गया है Q इंटू 2L बराबर P बराबर होता है Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2L के जगह पर P लिख दे रहे हैं, तो E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 2R इंटू P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R क्या है जानते हैं, R जो है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी या मीटर और सेंटीमीटर में होता है, और L क्या है, दो वैद्युत आवेशों के बीच की दूरी का आधा। जो हमारे पास माइनस Q और प्लस Q वैद्युत द्विध्रुव हैं, टोटल लंबाई 2L होती है, इसका आधा L है, आधा, और एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में होते हैं, तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में होते हैं, तो L क्या है, बहुत छोटा है, R क्या है, बहुत बड़ा है। अब छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा, छोटी संख्या का स्क्वायर अगर करेंगे तो और छोटा होगा, अब बड़ी संख्याओं का अपर करेंगे तो और बड़ा होगा, तो बड़ी में से छोटी संख्या निकलेगी तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम L स्क्वायर को क्या करें, छोड़ दें, लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L, इसलिए R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, जहां है इसको हम जब छोड़ देंगे, बहुत तुच्छ है, ऐसे कि समझिए कि ये R क्या है, समुद्र है, L क्या है, एक लोटा पानी है, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दें तो समुद्र के लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक वही चीज है यहाँ पे, L स्क्वायर को छोड़ दिया, तब यह हो गया E इज इक्वल टू
1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2r इंटू पी अपान एल स्क्वायर जब हट जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा r⁴ और r से 4 कटेगा तो बचेगा 3 और यह E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2p अपान r³। ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और डायरेक्शन किधर आई थी याद करिए, डायरेक्शन आया था यहाँ पर था आपका सेंटर, यहाँ ए यहाँ बी, ये बीपी दिशा में आया था। जिस दिशा में -q और +q, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q आवेश की ओर होती है, ऋण से धन की ओर, और अक्षीय अक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर आ रही है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में। तो नीचे नोट कर दीजिए, यहाँ पे नोट कर देना है हम भी। इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब समझते हैं, इस स्थिति का मतलब होता है अक्षीय अक्ष की स्थिति में। तो लिख दीजिएगा नोट, 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, नोट कर लें। अक्षीय अक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है। अब हम लोग कल अगले वीडियो में बताएंगे निरक्षीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।